प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हमें लगभग 118 तत्वों का ज्ञान है। इन सभी तत्वों को हमने इस तरह की एक सारणी में अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये जो सारणी है ये आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी की डिटेल तो वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि जितने भी तत्वों का हमें नॉलेज है उनको हमने आवर्त सारणी में रखा हुआ है। तो कार्बन का स्थान देखिए यहाँ पर इस आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पर आता है। तो जो कार्बन है उसका सिंबल यहाँ पर कैपिटल सी है, यानी कार्बन को कैपिटल सी सिंबल से दिखाते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 6 है और द्रव्यमान क्रमांक कितना है 12 है। ये चीजें आप नोट करेंगे। अब इस आवर्त सारणी में देखिए यहाँ पर एक मोटी लाइन लगी हुई है। इस मोटी लाइन से इस साइड में जितनी भी है वो सारी धातुएं हैं और इस साइड जो भी है वो सारी अधातुएं हैं। लेकिन इस लाइन के साथ साथ कुछ अलग कलर में आपको नजर आ रही होगी, पिंक सा कलर आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में। तो ये जो तत्व हैं ये सारी उप धातुएं हैं। इनके अंदर धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण हैं। लेकिन अगर हम कार्बन को देखें तो ये जो है राइट साइड में आ रही है। इसका मतलब ये जो है क्या है, एक अधातु है। ओके, तो कार्बन के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहला बिंदु है कि कार्बन एक अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है, द्रव्यमान क्रमांक 12 है और इसका रासायनिक प्रतीक जो है वो कैपिटल सी है। ओके, और इसका परमाणु द्रव्यमान 12.0107 यूनिट है। अब देखिए कि जब इसका परमाणु क्रमांक 6 है, जब इसका क्रमांक कितना है 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 तो आ जाएंगे पहले सेल में और बाकी 4 बचेंगे वो बाहर वाले सेल में आ जाएंगे। तो 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ जाएगा 2 4। अब बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 4। संयोजकता का मतलब 4 अन्य 4 बॉन्ड जो है ये बना सकता है। उनके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा जस्ट अगली स्लाइड में। अब देखिए कि जो कार्बन के मुख्य समस्थानिक है वो कार्बन 612, 613 और 614 है। यानी 3 टाइप के मेन जो है वो कार्बन एटम होते हैं। कुछ एक का द्रव्यमान क्रमांक 12 होता है, बहुत ही कम 13 और 14 वाले होते हैं। ठीक, समस्थानिकों के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान क्रमांक क्या होता है अलग अलग होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भूप्रपट्टी और वातावरण में कार्बन की जो है कितनी मात्रा उपलब्ध है। अब ये कहता है कि जैसे हमारे पास कुछ खनिज हैं, जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सभी को मिला करके, इन सभी में कार्बन होता है, तो इन सभी को मिला करके 0.02% जो है कार्बन भूप्रपट्टी पर मिलता है। इसके अलावा जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफी, यानी कार्बन वाली गैसों में सबसे ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% के आसपास जो है वायुमंडल में उपस्थित है। तो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता होगा कि सर ये जब भूप्रपट्टी पर इतनी कम मात्रा में है, वायुमंडल में इतनी कम मात्रा में है, तो फिर हम इसकी अलग से चैप्टर में स्टडी क्यों कर रहे हैं। इनकी अलग से चैप्टर में इसलिए स्टडी करने की जरूरत है कि ये इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद भी इनके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, लाखों में इसकी संख्या है। तो अन्य कोई भी जो मैंने अभी आपको आवर्त सारणी में जो तत्व दिखाए हैं इतने अधिक यौगिक कोई नहीं बना सकता। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये इतने अधिक यौगिक क्यों बनाता है, इसमें क्या खास बात है कि इतने अधिक यौगिक बनाता है
और जो ये यौगिक बनाता है वो किस तरह से बनते हैं, उनके गुण कौन कौन से होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण वगैरह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके नाम हम किस तरह से देते हैं, तो इस चीज़ की स्टडी हमने डिटेल से करनी है। तो इसके अलावा देखिए कि यहाँ पर अगला पॉइंट भी मैंने यही शामिल किया है कि कार्बन प्रकृति में इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद भी कार्बनों की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। अगर हम कोई भी चीज ले लें, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, दवा है, पुस्तक है, कोई भी सजीव वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सभी के अंदर कार्बन, सभी किसके बने होते हैं, कार्बन के यौगिकों से बने हुए होते हैं। तो देखिए इतनी सारी चीजें जो है वो सारी किसकी बनी होती है, कार्बन के यौगिकों से बनी हुई होती है। इसलिए हमें कार्बन के यौगिकों की अलग से, कार्बन और उसके यौगिकों की अलग से स्टडी करनी जरूरी हो गई है। अब देखिए इसको फर्दर स्टडी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रासायनिक आबंध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कार्बन जो है वो किस प्रकार के आबंध इसमें से बनाने के लिए योग्य है। अब देखिए रासायनिक आबंधों के प्रकार, इनके प्रकार को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी तत्व का जो परमाणु है वो किसका बना होता है। इसमें एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और जो सबसे बाहर वाला जो कक्ष है उसमें हर एक परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, क्योंकि जब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है तब इसमें स्थिरता आ जाती है और हर एक परमाणु क्या चाहता है, स्थिरता चाहता है। ओके, तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कई बार ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कोई परमाणु जो है वो दूसरे परमाणु के साथ संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई देता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने या देने से इनके बीच में आबंध बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। अब देखिए आयनिक आबंध को मैं एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। सोडियम का परमाणु क्रमांक देखिए कितना होता है, 11, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इसका क्या बनेगा कि इलेक्ट्रॉन 11 है तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10, तीसरे के लिए बच गया 1। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, पहले सेल में 2, दूसरे में 8 10 और तीसरे के लिए बच गया 7। 2 8 10 और 7 17, इलेक्ट्रॉन 17 हो गए। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि स्थिरता लाने के लिए प्रत्येक परमाणु अपने बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो सोडियम 8 पूरे करने के लिए या तो 7 ले किसी से या 1 दे। अगर 7 ले लेगा तो 11 परमाणु, 11 और 7 18 इलेक्ट्रॉनों को तो नहीं रोक पाएंगे, तो इसलिए इसको 1 देना आसान है। और ठीक उसी तरह से या तो ये 7 दे दे या 1 ले ले। अब 7 निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इतनी ऊर्जा तो हम इसको दे नहीं पाएंगे, इसलिए 1 लेना आसान है। तो क्या होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को देता है जब सोडियम और क्लोरीन के परमाणु पास पास में आते हैं। तो अगर ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसके पास 10, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इस वाला एक इधर आ गया, 17 + 1 18 हो गया। प्रोटॉन कितने रहे, 11 और 17। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज इसके पास 11 और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन 10, इसके पास पॉजिटिव 17 नेगेटिव 18। तो कुल मिलाकर के सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा बच गई। और क्लोरीन के ऊपर ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इस पे ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को खींच लेता है आपस में, ठीक, और इनके बीच में एक आबंध बन जाता है, ठीक, और वो आबंध क्या कहलाता है, आयनिक आबंध कहलाता है। ओके,
तो आयनिक आबंध के बारे में सिर्फ इतना ही आपने कहना है कि दो परमाणुओं के बीच में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो आबंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक आबंध कहते हैं। ओके, दो परमाणुओं के बीच में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बने आबंध को हम क्या कहते हैं? आयनिक आबंध कहते हैं। अब दूसरा मैं आपको समझाता हूँ सहसंयोजी आबंध क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ कि हम दो ऑक्सीजन के परमाणु ले लेता हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। परमाणु क्रमांक 8 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। पहले परमाणु में 8 है, दूसरे में सिंपल सी बात 8 है, क्योंकि लिए तो हमने दोनों ऑक्सीजन के ही है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर 6, 2 और 6 8। इसी तरह से इसके भी 2 और 6 8। तो एक्सेल में हम ये बाहर वाले कक्ष के जो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक, इसके 6 ये दिखा दी, इसके 6 ये दिखा दी। अब स्थिति ये है, या तो ये 2 इसको दे दे, अगर ये इसको देगा 2 तो इसके 8 पूरे हो जाए, लेकिन ये क्यों देगा? इसके 4 ही रह जाएंगे, या तो इसके में स्टेबिलिटी आती। तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, लेकिन 8 पूरे करने जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज स्थिरता नहीं आएगी। तो ये क्या करते हैं कि 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। जैसे इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए और इस वाले 2 इसने शेयर कर लिए, तो इस तरह से शेयरिंग कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। तो साझेदारी से जो आबंध बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि दो परमाणुओं के परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं: एकल सहसंयोजी आबंध, द्वि सहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दो परमाणुओं के बीच में, जैसे मान लिया एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, एक इसके पास है। हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, ये एक की बजाय जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम शुरू वाले जो परमाणु हैं, ये 8 की बजाय जो है 2 इलेक्ट्रॉनों में ही स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये स्थिरता प्राप्त करने के लिए अब देखिए हाइड्रोजन ना तो एक इसको देगा, ना ये इसको एक देगा, तो ये क्या करते हैं? आपस में साझेदारी कर लेते हैं। तो साझेदारी से जो आबंध बनता है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, उसको हम कहते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। इसको इस तरह से एक लाइन से बीच में दिखा देते हैं। ओके, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब एकल सहसंयोजी आबंध बनता है। और जैसे ऑक्सीजन वाले में मैंने समझाया आपको कि जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बनती है तब द्वि सहसंयोजी आबंध बनता है। और इसी तरह से त्रिसहसंयोजी आबंध के लिए हम क्या है, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो विन्यास हो गया 2 और 5। तो बाहर वाले कक्ष में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैं दिखा देता हूँ 3 इधर और 2 इधर। इस नाइट्रोजन की भी दिखा देता हूँ 3 इधर 2 इधर। अब ये 8 पूरे करने के लिए इन 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। ओके, और इस तरह से 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनते हैं उसको हम त्रिआबंध कहते हैं। ओके, त्रिआबंध को इस तरह से 3 लाइनों से दिखाते हैं। ऑक्सीजन वाला बीच में क्या है? द्विआबंध है, द्विआबंध है, तो इसको वैसे 2 लाइनों से दिखा देते हैं। तो सहसंयोजी आबंध 3 तरह के होते हैं: एकल सहसंयोजी आबंध, द्वि सहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध। तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर
पहले आपके लिए टाइप करके रखे हुए हैं कि जब दो परमाणुओं के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे हम एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यह हाइड्रोजन का जैसे मैंने आपको समझाया था ऐसा ही मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे कि H2 अणु के प्रत्येक परमाणु के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए दो हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जिसके फलस्वरूप दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में एक कलाबंध बनता है तथा H2 का निर्माण होता है। H मिलकर के H2 हाइड्रोजन गैस का एक अणु बनाते हैं। यहाँ पर चाहे ऐसे कांटे से दिखा दो दो, ये मतलब इसके इलेक्ट्रॉन, चाहे ऐसे डॉट से दिखा दो, जैसे मैंने पहले आपको समझाया तुम डॉट लगाया ना, चाहे डॉट दिखा दो चाहे क्रॉस दिखा दो, सेम चीज, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक कलाबंध है। इसी तरह से द्वि सहसंयोजी आबंध के लिए हमने O2 अणु का निर्माण के लिए देखा था कि ऑक्सीजन परमाणु जो क्या करते हैं। तो द्वि सहसंयोजी आबंध की जो पहले तो परिभाषा देंगे, जब परमाणुओं के बीच में दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे द्वि सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उदाहरण ले लेंगे हम, O2 अणु में दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में द्वि सहसंयोजी आबंध बनता है। पहले ऑक्सीजन दिखा दीजिए, फिर इनका परमाणु क्रमांक, फिर विन्यास, फिर देखिए ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने दिखाया, फिर दिखाया कि यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक, तो इस तरह से साझेदारी से दो जोड़े साझेदारी होगी तो द्वि आबंध बन गया। ठीक, और लिखना सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे हमने पहले हाइड्रोजन में लिखा था। ओके, आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए त्रिसहसंयोजी आबंध कि जब दो परमाणुओं के बीच में तीन जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब दो परमाणुओं के बीच में तीन जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो जो आबंध बनता है उसे त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक, यानी आगे वाला जब काट देना, इसमें पहले वाले में भी थोड़ा सा लैंग्वेज सेट कर लेना कि दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। जब काट दोगे तो लैंग्वेज सेट हो जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पर हमने N2 नाइट्रोजन गैस के परमाणु का देखा था कि इसमें दो नाइट्रोजन के परमाणु जो है मिलकर के एक नाइट्रोजन गैस का अणु बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तीन तीन जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ओके, तो अब इसको पॉज करके आप नोट कर लें। अब देखिए कि अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कार्बन आयनिक आबंध बना सकता है? सोच के देखते हैं कि कार्बन का हमने देखा कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तो 6 इसमें प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन। एक बार कार्बन 6 बार आइसोटोप की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन इसमें 6 हैं। इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है और 4 दूसरे सेल में है। ओके, तो 2 और 4 इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक, अब देखिए कि अब इसके पास ऑप्शन क्या है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक आबंध बनाने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 दे। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये 4 लेगा। अगर ये 4 ले लेता है, 1 2 3 4, ये 4 बार पड़ोसी से मान ले लिए इसने, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अंदर प्रोटॉन कितने, 6। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को अंदर की तरफ खींचता रहता है। तो क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर लेंगे, इसको धारण कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बनाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये चारों छोड़ दे। अगर चारों छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? देखिए कि यहाँ पर 6 प्रोटॉन हैं, इसका साइज भी छोटा है, तो
ये प्रोटॉन इनको छोड़ने नहीं देगा जल्दी से। तो जैसे हम इसको छुड़वाने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा ऊर्जा हम इसको दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये पॉजिटिव आयन भी नहीं बना पाएगा। जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं बनेंगे तब तक ये आयनिक आबंध नहीं बना सकेगा। ठीक। तो अब इतनी बड़ी कहानी जो है आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ आने चाहिए कि ये आयनिक आबंध नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता। ठीक। और अगर मान लीजिए पेपर में, परीक्षा में अगर ये पूछा जाए कि कार्बन आयनिक आबंध क्यों नहीं बना सकते, तो हम इसमें ये लिखेंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक आबंध बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, दोनों ही संभव नहीं है। इसी कारण कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता। ओके। बाकी अगर आप चाहो तो ये भी चीज भी नोट कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल चीज ये भी नहीं है। ठीक है। तो देखिए, कार्बन जब आयनिक आबंध नहीं बनाता तो कैसे बनाएगा? सिंपल सी बात है, सहसंयोजी आबंध ही बनाएगा कि चारों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकता है, 4 अन्य बॉन्ड और बना सकता है, 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है। तो जो सहसंयोजी आबंधों से जो यौगिक बनते हैं उनको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और सहसंयोजी यौगिक जो है, इनके मुख्य गुण क्या है कि ये सामान्यतः द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है, विद्युत के कुछ अलग होते हैं, जल में नहीं घुलते मोस्टली। ठीक। ये इनके मुख्य गुण हैं। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको कार्बन के अपर रूपों के बारे में बताऊंगा। हीरा और ग्रेफाइट और फुलेरिन के जो स्ट्रक्चर है मैं आपको यहाँ पर मॉडल के द्वारा समझाऊंगा, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।